कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां हों या फिर अब उम्मीदवारों के नाम हो, सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही हैं। चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, फिर एनसी हो या पीडीपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन इन सब में एक चीज देखने को ये मिल रही है कि कांग्रेस जो है वो बड़ी ढीली है। जम्मू प्रोविंस की बात करें, यानी कि तीसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उसके लिए कांग्रेस जो है वो बड़ा सोच सोच को, यार यूं कहें कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा उम्मीदवार कहां पर उतारें। इसीलिए कांग्रेस बहुत ज़्यादा शायद लेट हो गई है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या कई और भी कुछ मजे हुए खिलाड़ी हैं जो जम्मू कश्मीर के चुनावों को बड़े करीबी से जिन्होंने देखा हुआ है कि रणनीति कैसे बनती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने अपना जो एक वार जोन है वो भी बना दिया है। एक प्राइवेट होटल में बीजेपी ने पूरा वहाँ से पूरा जो बीजेपी जो है वो चुनावों की तैयारी करेगा, चुनाव लड़े जाएंगे, वहाँ पर उनके स्पोक्स पर्सन होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहाँ से चलेंगे। तो कांग्रेस क्या कर रही है? इसी के लिए मेरे साथ दो वरिष्ठ लोग मेरे साथ हैं। एक मेरे सहयोगी ललित खजूरिया हैं और रवि शांडू जी हैं जो एक एनालिस्ट हैं, या यूं कहें कि राजनीति को बड़े बेहतरी से ये अच्छे से जानते हैं। रवि जी, मैं आपके पास आऊँगा। क्या लगता है आपको कि जहां बीजेपी जो है वो पूरी एक तरह से अपने चुनावी माहौल में रंग चुकी है, उसने वार जोन भी तैयार कर दिया है, क्योंकि अब लड़ाई जो है वो इलेक्शन में लड़ाई होती है एक तरह से। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस की पेस जो है वो धीरे क्यों है इतनी? जी देखिए, जब इनका गठबंधन जम्मू के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल जम्मू के हिसाब से मैं एक ओवरव्यू भी बताऊंगा आपको, जम्मू के हिसाब से भी बताऊंगा कि सबसे पहले जब इनका गठबंधन हुआ, इनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़्यादा सीट्स एनसी इनको शेयर करेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो एकमात्र जो रीज़न था इलेक्शन में या ये गठबंधन बनाने का, वो था बीजेपी को हराना। अच्छा, अपनी जीत के बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा था। जिस तरीके से बहुत ही जल्दी उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना फैसला बदला, पहले वो बोलते नहीं हम गठबंधन नहीं करेंगे, फिर करेंगे। दैट मीन्स कि राहुल गांधी जी ने उनको ओपन हाउस दिया था कि आप जो मर्जी कहेंगे हम वही चीज़ करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली उनको सीट्स मिली। उसके बाद जब उनका ये गठबंधन हुआ, एक अटैक हुआ इनके ऊपर, एक जो मैं कहूँगा जो अमित शाह लेड एक अटैक हुआ, कुछ सवाल भी पूछे गए अमित शाह द्वारा, तो उससे भी वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि जी बिल्कुल कांग्रेस वाले कंफ्यूज हो गए कि हम कैसे, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ इलेक्शन लड़े कहीं उसका असर हरियाणा में ना दिखे या महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ना दिखे, क्योंकि अगर वो 370 के खिलाफ बोलते हैं तो भारतवर्ष रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो इसका असर इम्पैक्ट दिखे। इसी का एक रीज़न ये भी है, अभी तक उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तक नहीं निकाला है। ठीक है, आप समझ रहे बात? ठीक है, उम्मीदवारों की बात मैं कर रहा हूँ कि कांग्रेस उम्मीदवारों की बात हो या फिर जैसे जम्मू में देखिए बड़ी क्रूशल सीटें हैं जो कांग्रेस को लगता है हम जीत सकते हैं, लेकिन अभी तक असमंजस बना हुआ है ना। कांग्रेस, चलिए मैनिफेस्टो तो संकल्प पत्र बीजेपी का भी अभी नहीं आया है, लेकिन उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए। क्या लगता है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया हुआ है, ये आप कह रहे हो कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कॉन्फ्रेंस का। देखिए, जब आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है और मैंने नहीं किया और मैं आपके साथ गठजोड़ कर रहा हूँ, गठबंधन कर रहा हूँ, इसका मतलब कि जो आपका मैनिफेस्टो है वो मुझे मंजूर है। 370 जो हट गया, मुझे पुनः उसकी वापसी चाहिए। ये कांग्रेस का एक मिला जुला मैनिफेस्टो है ना एनसी के साथ, शंकराचार्य जी का और तख्ते सुलेमान, कोहेमारन, हरि पर्वत का नाम बदलना, ये उनका मैनिफेस्टो है मतलब एनसी का, और कांग्रेस ने उसको मंजूर कर लिया। अच्छा, अलगाववादियों पर अलगाववादी नेता जो अंदर है जेलों में बंदर को बाहर निकालना है, किसका मैनिफेस्टो है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ऐसा मत कीजिए, उसका तैयार हो गया हुआ है। अब कांग्रेस ने जो अलग से मैनिफेस्टो बनाना, उस पर ये बनाना है कि हमने कितनों को रोजगार देना है, हमने बिजली कितनी मुफ्त में देनी है, हमने गैस सिलेंडर किस तरह से वो करने हैं। बाकी जो नेशनल लेवल पर समझौता था देश की अखंडता के खिलाफ, वो इन्होंने कर दिया हुआ है। दूसरी बात रही अब उम्मीदवारों की, हांडू साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने सोचा नहीं था कि उमर अब्दुल्ला साहब इतनी दिल खोल कर सीटें दे देंगे। मुझे लगता है 56 खुद ली और 34 इनको दे दिए। पहले तो गठबंधन 51 एनसी लड़ेगी और 32 के करीब कांग्रेस लड़ेगी। 32 कांग्रेस लड़ी, 5 पे फ्रेंडली फाइट। और तो वही फ्रेंडली, तो ठीक है, फ्रेंडली फाइट का मुझे समझ नहीं आता कौन सा ये फ्रेंडली चला गया, मतलब ना समझे नहीं फ्रेंडली फाइट क्या होती है। इस सीट से आपने भी लड़ना है और मैंने भी लड़ना है, लेकिन गांधी ने क्या कहते हैं साउथ वाली सीट से आपने मतलब आपने खड़ा नहीं होना, आपने मुझे जितवाना है। और यहाँ पे मैंने आपको भी हराना, आपने मुझे भी हराना है। क्या बात होगी? तो ये कंफ्यूज है, मुझे समझ लगती है फ्रेंडली होता क्या है। हमने ये फ्रेंडली जो है ना, ये यहाँ पे देखा हुआ है, स्टेटों में देखा हुआ है।
कि आप हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो लेकिन पंजाब में एक साथ लड़ रहे हो। ये हमने देखा है और ये स्टेट में पहली बार हो रहा है कि आप मेरे खिलाफ भी लड़ रहे हो और मुझे आपके साथ भी रहना है। ये तो एक पहली कंफ्यूजन होगी इनकी। दूसरी कंफ्यूजन ये है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सीटें बांट दी हुई हैं, पता नहीं चल रहा, इन्होंने सोचा भी ना था कि इतनी जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि पहले तो कह रहा है कि गठबंधन जो है मैच्योर ही नहीं हो रहा, किस किस को देंगे। अटक गया था वो, और अटक गया। अब इनके पास 34 सीटें, जो भी जितनी भी सीटें हैं, अब इनके पास फ्रेंडली बनने वाले भी नहीं है इनके पास इतने। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को इसका नुकसान हो चुका है या हो जाएगा, या क्या लगता है? मतलब एक तरह से नुकसान होना नहीं होना ये जनता तय करेगी। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक खुला रास्ता दे दिया है। यहाँ तो मुझे लगता है कि सुपारी ले ली है, होती है ना सुपारी। देखिए कठुआ की सुपारी ले लिया कठुआ जिले से देख लीजिए, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, और फिर वहां से आप बनी से देख लीजिए, हीरानगर से देख लीजिए, जम्मू साउथ देख लीजिए, आरएसपुरा साउथ जो सीट है उस पर बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो अभी जो उम्मीदवार हैं वो लग चुके हैं अपने उस स्पेस में। भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के पास पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी अभी मेरे ख्याल 5-6 सीटें हैं जिन पर घोषित नहीं किया। आज वो भी उनकी भी बैठक है, तो हो सकता है कि वो बन जाए। शायद वो कांग्रेस का इंतजार कर रहे हो कि कांग्रेस कौन कौन से खिलाड़ी देती है, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं पता चल रहा है कि मुझे यहाँ से छंब से किसे लड़वाना है, सतीश शर्मा को लड़वाना है या फिर ताराचंद को लड़वाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने समझौता कर लिया, अब ये फ्रेंडली कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, नॉर्थ में से अजय सड़ोत्रा के खिलाफ चलेगा कोई क्या? फ्रेंडली 5 सीटें, फ्रेंडली कुछ नहीं है, कंफ्यूज्ड है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरा ये है कि कांग्रेस भी ना शायद ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने उन नेताओं पर विश्वास नहीं कर रही है, या फिर अंदर खाने में अंतर्कलह चल रहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ कर गए क्या उनको टिकट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये एक बड़ा ताराचंद जी थे, बलवान सिंह थे, और भी उनके साथ मनोहर शर्मा अब आते हैं कि पता नहीं है बीजेपी कांग्रेस में या में आना है कि नहीं आना। तो ये भी एक लड़ाई है। दूसरी सबसे जो टक्कर है ना, वो ये बाहू और साउथ और बाहू, ये दो टक्कर है। इन 2 सीटों पे मदार यहाँ पर रमन भल्ला जी पे है, हैवीवेट कैंडिडेट हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है? उसी पे आ रहा हूँ। अब जो खबरें आ रही हैं, कुछ में सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने दोनों पे लड़ना है। अब दोनों पे लड़ना है तो जब आप जीत जाओगे, एक सीट खाली कर दोगे, तो क्या वो एक सीट भाजपा के लिए खाली करोगे क्या? तो ये फिक्सिंग चल रही है। और दूसरा ये कि रमन भल्ला को तुरंत देखिए, जैसे आपने कहा या इन्होंने कहा कि भाजपा बिल्कुल तैयार है, उनका वार रूम तैयार हो गया, उनकी रणनीति तैयार हो गई, बाहर से उनके नेता आ गए हैं। मुझे लगता है और हफ्ते के बाद उनके यहाँ पे कैंपेनिंग प्रचार शुरू है, स्टार प्रचारक वो आ जाएंगे। आज सुबह हमने एक रिपोर्ट की, गाड़ियां बाहर से आई हैं, स्पेशल रथ टाइप, चुनावों के लिए रथ टाइप गाड़ियां। अच्छा देखो, जिस रथ में घूमना वो तैयार है। इनको ये नहीं पता चल रहा है कि हमने हल लेके चलना है या फिर अपने पंजे को मजबूत करना है। रमन भल्ला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि भैया फटाफट डिसाइड करें, जबकि उन पर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप फटाफट तैयार करिए और बताइए, हाँ इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, क्योंकि बताना तो इन्होंने ही है ना ऊपर हाई कमान जी। सबसे ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पिछली बारी जब मतलब 2008 के चुनाव हुए थे, मैं हार रहा था गिद्दड़ गलिया की, वहाँ पे सीटें आई थी, वो वहाँ से मैं जीत गया था। अब मैं वो वाला इलाका लूँ या फिर यहाँ पे लूँ? यहाँ पर भी मुस्लिम एरिया है और सिख एरिया और भी जो हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं वो हैं, या यहाँ पे हूँ? क्योंकि ये देखिए है, सारी कैलकुलेशन होती है कि किस किस वर्ग का वोट कहाँ कहाँ है और मुझे कहाँ से लड़ना है। तो अब लड़ाई हो रही है रमन भल्ला की, ये लड़ाई है कि मुझे कहाँ से लड़ना है या 2 सीटों से लड़ना। लड़ाई अब 2 बंदों के बीच में, द्वंद्व युद्ध खुद से मतलब वो चलता है, जो लगता है यार मैं करूँ क्या, मुझे असमंजस। द्वंद्व युद्ध ये भी होता है कि मुझे आपको नहीं आगे आने देना है, ये भी द्वंद्व चल रहा है। कि अब जो खबर चल रही है कि साउथ से शायद तरनजीत सिंह टोनी जो है, वो बाली भी हैं, कोई उनके चाहे बाली भी हैं। हाँ। टोनी जी का नाम ज़्यादा चल रहा है, बाली जी का भी चल रहा होगा, टोनी जी का ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि टोनी के ऊपर इसलिए सहमति बन रही है शायद कि उन्होंने डीडीसी में एक ऐसे नेता को हराया जो भाजपा पूर्व मंत्री थे, डीडीसी में पूर्व मंत्री श्याम चौधरी को हराया, और उसके बाद टोनी जी का जो है वो कद जो है वो बढ़ा। हालांकि कांग्रेस में अब कितना उसे स्वीकार किया कितना नहीं किया, लेकिन ये अब इनको करना पड़ेगा कि या टोनी जी लड़ेंगे या वो लड़ेंगे, साफ तो करो। अब टोनी की बात करता हूँ मैं, टोनी जी क्या जाट भी हैं, सिख भी, मतलब सरदारों का वोट भी है, जाट वोट भी है, सिख चेहरा, ठीक है। दूसरा उनके साथ दलित वोट भी है जो कहते हैं कि भाजपा से रूठा हुआ है। तीसरा उन्होंने इतने काम करवाए हैं, इतने काम कराए कि जनता
मतलब सोच रही है कि अपना अपने एलजी ने तारीफ की थी कि एक ऐसा नेता है जो मुझसे मतलब कि विपक्ष को पैसे खींच के ले आता है, फंड्स खींच के ले आता है, पता नहीं कौन सी कला है इसमें। तो यहाँ पर इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया है रमन भल्ला जी ने कि लड़ना है नहीं लड़ना। अब जनता भी जो है जिसने कांग्रेस को भी वोट देना होगा वो ये मतलब असमंजस में, भाई साहब मेरा लीडर कौन है। अभी तक तो मुझे लगता है हंडू साहब तैयारियां नहीं हो जानी चाहिए थी। मैं कुछ कितना आपको लगता है कि इसका नुकसान कितना हो सकता है? मैं एक आइडियोलॉजिकल चीज जोड़ूंगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर जितना भी इलेक्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर में अभी, या तो पार्टी प्रो 370 है या अगेंस्ट 370 है। या तो पार्टी बहाली चाह रही है 370 की, या तो पार्टी बोल रही है 370 बहुत अच्छा हटाया। बीजेपी बोल रही है हमने किया बहुत अच्छा किया, वादी की पार्टियां बोल रही है हटाया बहुत गलत किया, हम इसको रिस्टोर करेंगे। लेकिन कांग्रेस एक वाहिद पार्टी ऐसी है जिसने आज तक अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं किया है 370 पे। सर हो गया स्टैंड क्लियर, वो जो उनका मैनिफेस्टो वही तो मैनिफेस्टो मान रहे हैं। देखिए उनका कहना ये है जो स्टैंड है जिसको मैं मानूंगा मैनिफेस्टो, चलो हम ये अपने खुद से ये चीज जोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के कहने पे अगर हम समर्थन कर दिया ना उन्होंने, उस मैनिफेस्टो के बाद ही तो उनके साथ जुड़े। कुछ गलत किया, राष्ट्र विरोधी नीति है, आपने उसको अपनाया होगा, और अगर मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या, मैं आपके साथ हूं ना। उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस जो है उस पे भी उसने सहमति अपनी इसका मतलब जता दी कि आप आतंकियों के जो OJW जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको छोड़ने के लिए एनसी ने कहा, तो कांग्रेस उस पर भी चुप्पी साधे रही। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें कांग्रेस को कोई प्रवक्ता होता हमारे पास, वो जवाब दे सकता था कि बाद में हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, तो इनके पास एस्केप रूट था उसमें। लेकिन मैं इस चीज पे बोल रहा हूँ कि वो बोलते हैं 370 हटाया, अच्छा हटाया, लेकिन तरीका गलत था। और कौन सा तरीका था? मतलब मुझे पता नहीं 370 हटाने का कोई और तरीका भी था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, हमारी किताब में था, तो उस किताब में एडिट करने की ताकत पार्लियामेंट में है, तो पार्लियामेंट ने हटाया उसको। तो मेरा ये कहना है कि वो उनको तो अपने इश्यूज पे ही वो क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड है इश्यूज पे। तो इसका नुकसान तो बड़ी फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? क्या लगता है? इश्यूज को लेकर तो कंफ्यूज है ये नेताओं को लेकर कंफ्यूज है, लड़वाना किसे है? वही तो कह रहा हूँ कि इसका नुकसान फायदा किसको होने वाला है? सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने भी सीट पे अभी तक कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया बिल्कुल। अब लड़ाई चल रही है कि बाहू से भी उनकी लड़ाई चल रही है। देखिए अब दोनों नेताओं पे, दोनों पार्टियों पे यह है कि क्या वो किसी जाट को देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी जाट नेता जो है उसको टिकट नहीं दी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो से, अपने विचारधारा से जाटों को खत्म कर दिया है, यानी कि कोई भी जाट नेता नहीं है। श्याम चौधरी गायब, टिकट काट दी। सुखनंदन चौधरी जी टिकट काट दी। विक्रम रंधावा को सोच रहे थे कि साउथ से मिलेगा, लेकिन नरेंद्र सिंह रैना जी को उतार कर जाट। तो जाटों की राजनीति खत्म। निगाहें अब बाहू पर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसी जाट को देती है। यही चीज कांग्रेस पर भी है कि क्या इन 2 सीटों में क्या वो यहां से किसी जाट को चेहरा बनाएगी, और वो भी नेता ऐसा जिसने भारतीय जनता पार्टी को हराया। और रमन भल्ला अगर वो इस जिद पर है जो सुनने में आ रहा है, तो रमन भल्ला का भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा। नहीं मंथन करना पड़ेगा उनको भी। बड़े लीडर है, नहीं बड़े लीडर है, लेकिन पिछले 3 चुनावों में लगातार 3 बार हारे हैं। बड़े बड़े चुनाव हारे हैं, उनके लिए भी काफी मुश्किल, होने बहुत वाली मुश्किल है। है, बिल्कुल काफी मुश्किल। ये मत सोचिए कि मेरा देखिए ग्राफ बढ़ गया था, मैंने इतने वोट बढ़ा दिए थे। भैया आप चाहे आपका 50 से 80 हजार वोट हो गया हो, लेकिन दूसरे वाले ने 1 लाख वोट लिया और आपको 20 हजार से वोट दिया, आपको नहीं जी मेरा वोट बढ़ा। शिकस्त हुई 2014 में, ठीक। किसने हराया? कविंदर गुप्ता जी ने हराया। 2019 में MP का इलेक्शन लड़ा, हार गए जुगल जी ने, और तीसरी मर्तबा भी हारा। और क्या हारा हुआ नेता अब कांग्रेस को बताएगा या कांग्रेस पे दबाव डाल रहा है कि भाई साहब मुझे यहां से लड़ना है या मुझे वहां से लड़ना है या मैं दोनों सीटों से लड़ूंगा। तो ये कांग्रेस को बहुत जल्द तय करना पड़ेगा। खेलना चाहिए था, डिसीजन लेने चाहिए थे, पार्टी को बताना चाहिए था। आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, कोई छोटे मोटे आपका ओहदा नहीं है, आपका एक बहुत बड़ा वर्किंग प्रेसिडेंट वगैरह ना कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं। अगर वर्किंग प्रेसिडेंट की इतनी ताकत होती तो शायद कांग्रेस जो है वो घाटी से, वो भी दूसरी पार्टी का नेता जो है उसको यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष न बनाती। ये कठपुतली ही है, ये कह देते हैं वर्किंग, उसको बना दिया उसको बना दिया। जम्मू में कुछ आप देख लीजिए श्यामलाल जी ने क्यों छोड़ा था, उन्होंने कहा था मैं क्या करूँ, बिल्कुल कहा था। जम्मू के नेताओं के साथ इंसाफ ही नहीं करती कांग्रेस। रविश आपको क्या लगता है कि देखिए
सबसे ज़्यादा मायने रखता है, बीजेपी के लिए भी मायने रखता है कठुआ, सांबा और जम्मू, ठीक है, या उधमपुर लगा लीजिए, हिंदू बहुल क्षेत्र जो रियासी हो गया, ये 4-5 ज़िले जो हैं बीजेपी के लिए भी काफ़ी मायने रखते हैं। बीजेपी भी यही ज़िले जो हैं बीजेपी को सरकार तक बनाने तक पहुंचाते हैं। और कांग्रेस अभी तक बिल्कुल गठबंधन में सरकार बिल्कुल तो इन्हीं जिलों पे अब डिपेंड होना कांग्रेस पड़ेगा। जो है वो अभी तक इन इलाकों में, इन जिलों में, अब कठुआ में देखिए लड़ाई लगी हुई है, वहां पर बलबीर सिंह जी का नाम चल रहा है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जबकि अब बलबीर जम्मू सिंह में जी कितने देखिए सालों अब से रह रहे हैं वो। जम्मू में रह रहे हैं, उनका कोई उस तरह का वो नहीं है, वहां पर उनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो उस तरह से मतलब सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, ग्राउंड में प्रोटेस्ट भी करते हैं। मतलब ये सुनने में आ रहा है कि उनको टिकट देंगे कांग्रेस। आपको लगता है कि इसका कांग्रेस में कोई वैसा मंथन नहीं है, इनडिसिप्लिन हो चुका है, मतलब अंदरूनी जो कलह चल रही है? बिल्कुल, ये देखिए डिले इसलिए हो रहा है कि वो एक कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो कंसेंसस पे आ जाते तो वो लिस्ट निकाल देते, कोई मंथन अगर पार्टी में नहीं चल रहा है तो। ये सीट्स जिस तरीके से बांटी जा रही है, दैट मीन मंथन पूरा नहीं हो रहा। उन्होंने एनसी से तो डील कर ली, अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा सीट्स मिली, अब अपने लोगों की अभिलाषाएं भी बढ़ गई हैं, तो वो बढ़ गई है चीज़। अब मतलब वो जो हमने बीजेपी में भी देखा हुआ, वो कांग्रेस में भी होने का खतरा आने वाले दिनों में, आने वाले 2 दिन देखने वाले होंगे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि कहीं ये ना हो कि जो उम्मीदवार चाहता हो मुझे मिलनी है उस दूसरे को मिल जाए तो लड़ाई लग जाएगी? और अच्छा, बीजेपी कंट्रोल पार्टी में होगा, कंट्रोल ज्यादा है, ये खाली बीजेपी के पास नहीं है। कंट्रोल ज्यादा था। अरे ये कांग्रेस में नहीं है, आप देखते जाइए। जिन एनसी में भी तो प्रोटेस्ट हुआ, प्यारेलाल ने भी इस्तीफा दे दिया, वो लड़ रहे हैं चुनाव। भाजपा में भी होगा कि जिसको नहीं मिली है टिकट वो इंडिपेंडेंट खड़ा होगा। ये बेशक कैमरे के सामने जितनी जफ्फियां फफियां डाल लें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये वो बताएगा। और दूसरा इन्होंने सही कहा कि इनके मतलब उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिल गई कि हमें टिकट देनी है। और सबसे बड़ा ये है कि जो फ्रेंडली इन्होंने किया ना, वो सीधा ये है कि अगले बंदे को जितवाना है बस। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वोट टूटेगा, अगला बंदा जीतेगा। फ्रेंडली के लिए और वो भारतीय जनता पार्टी, देखिए जहां जहां इनका फ्रेंडली वो है कंटेस्ट है, वहां पे उसके सामने कौन है? उनके सामने भारतीय जनता पार्टी तो है। वोट टूटेगा तो यही तो क्या? यही तो मुद्दा ही तो ये है। मैं वही तो कह रहा, कितना फिक्सिंग delay क्यों? तो क्या कोई फिक्सिंग हो गई है क्या? ठीक है, चलिए तो ये एक बड़ा सोचने वाली बात भी है, कांग्रेस के लिए भी ये सोचने वाली बात है, कांग्रेस की आला कमान के लिए सोचने वाली बात है कि भैया आपकी जो जिसको आप अपना विपक्ष मानते हैं, वो अपना वार जोन बनाकर, वार रूम बनाकर एक प्राइवेट होटल में उसने पूरा तामझाम शुरू कर दिया है। वहाँ से एक तरह से पूरा जो अब युद्ध चलना है चुनावों के लिए, वो यहाँ वहाँ से सब रणनीति तय होनी है, किस तरह से सत्ता में आना है, वो सारी रणनीति तय होनी है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी भी असमंजस में है कि किसको टिकट देनी है। रमन भल्ला जी खुद समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो ये अब